चलते हैं उत्तर प्रदेश के स्टैटिक्स जीके के बारे में पढ़ते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का स्टैटिक जीके जो होता है यूपी का, वो क्वेश्चन की जो होता है लगभग उत्तर प्रदेश पीसीएस का हुआ पेपर हुआ, आरओ का पेपर हुआ, ये एआरओ का पेपर हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षाएं हुई या यूपी ट्रिपल एससी हुई, सब जो होता है अगर 40 क्वेश्चन आता है उसमें तो 8 से 10 क्वेश्चन जो होता है उत्तर प्रदेश जीके ही रहता है। उत्तर प्रदेश जो स्टैटिक्स जीके बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए जो होता है उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन क्लास में पढ़ाया गया है उन क्वेश्चनों को जो होता है हम आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के पहले इतिहास के बारे में डालें तो उत्तर प्रदेश का जो होता है यूपी को हम ब्रह्मर्ष देश के नाम से जाने जाते थे, या जो मध्य रूप में ब्रिटिश काल में संयुक्त रूप से जो होता है मान्यता मिली थी। तो उत्तर प्रदेश को हम ब्रह्मर्ष देश या संयुक्त रूप से इसे हम मान्यता दी गई थी। 24 जनवरी को जो होता है 1950 को 24 जनवरी 1950 को जो होता संयुक्त राज्य का नाम जो बदल करके हमने उत्तर प्रदेश कर दिया था, और इसलिए हम 24 जनवरी को जो होता है उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, 14 जनवरी को स्थापना दिवस मनाते हैं। ये भारत के मध्य गंगा मैदानी इलाके में स्थित है। ये भारत के कहाँ पर मध्य मैदान गंगा मैदानी इलाके में जो होता है स्थिति इसकी है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 2004 जो होता है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो भौगोलिक विस्तार है, जो 204 मिलियन लोग यहाँ पर आबादी रहती है। लगभग 204 क्या मतलब हम बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तो 23 करोड़ लगभग आबादी हो चुकी है। 21 करोड़ तब डाटा थी, अब 23 करोड़ लगभग होगी। ये विविध जो होता है फसल जलवायु, इसमें 9 सस्य जलवायु में जो होता बांटा गया है। और उत्तर प्रदेश का जो होता है अक्सर जो होता है भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को जो होता है भारत का हृदय स्थल भी इसको हम कहा जाता है। तो चलते हैं उत्तर प्रदेश में क्या क्या है इसके नामों के बारे में हम उल्लेख कर देते हैं कि नाम कैसे इसका रखा गया। देखिए नाम की अगर चर्चा हम करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो आपकी लखनऊ है। आपको पता है कहाँ पर है? लखनऊ। यहाँ देखिए ये लखनऊ है, लखनऊ राजधानी है। अंग्रेजों ने इसे आगरा अवध एक प्रांत मिला दिया, इसे आगरा अवध का संयुक्त कहा गया था। ठीक है, आगरा अवध का संयुक्त प्रांत कहा। और 1935 में इसका नाम संयुक्त रूप कर दिया गया, संयुक्त प्रांत कर दिया गया। उसके पहले इसे आगरा अवध प्रांत कहा जाता था, इसका नाम था आगरा अवध संयुक्त प्रांत। फिर 1935 में हमने क्या कर दिया, इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को जो होता है इसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और मई 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक वर्ष, देखिए 2017 से मनाया जा रहा उत्तर प्रदेश सरकार ने जो होता 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश जो अब देखिए गठन तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त नाम से ही रखा गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाने का जो कार्य शुरू हुआ वो 2017 में। ठीक है, 2017 में योगी आदित्यनाथ ने जो होता है उत्तर प्रदेश सरकार के स्थापना दिवस जो था मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने का प्रस्ताव राजपाल नाइक ने कहा था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? राम नाइक। ठीक है, राज्यपाल राम नाइक ने जो होता है रखा था। और उत्तर प्रदेश दिवस जो होता है 2023 का मुख्य विषय क्या था? निवेश और रोजगार। याद रखिएगा 2023 का मुख्य विषय क्या था? निवेश और रोजगार, इसका मुख्य विषय था। ठीक है, आगे देखेंगे क्षेत्र की बात करेंगे तो क्षेत्र की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का क्षेत्रफल का लगभग 7.33% क्षेत्रफल पर विस्तार इसका है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद ये चौथे, यूपी जो होता है चौथा स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो होता है आपका चौथे स्थान पे आता है। पहला है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर इसके बाद जो होता है उत्तर प्रदेश आता है। राजधानी की बात करें तो राजधानी जो होता है इसकी लखनऊ है। ठीक है, देखिए 4 राजधानियों से पूछा जा सकता है। अगर प्रशासनिक राजधानी पूछता है लखनऊ होता है। ठीक है, अगर धार्मिक राजधानी या सांस्कृतिक राजधानी पूछता है तो आपको जो होता है सांस्कृतिक राजधानी आपको मिल जाएगी वाराणसी।
धार्मिक राजधानी अगर पूछता है तो आप मिल जाएंगी इलाहाबाद। औद्योगिक राजधानी, देखिए न्यायिक राजधानी आपको पूछता है तो न्यायिक राजधानी इलाहाबाद मिल जाएगी। औद्योगिक राजधानी अगर आपसे पूछता है औद्योगिक राजधानी कहाँ उत्तर प्रदेश के, तो लखनऊ सॉरी कानपुर मिल जाएगी। ठीक है, कानपुर। इसे 4 राजधानियां का इसका विस्तार है, तो आपसे जो भी राजधानी पूछे तो बता सकता। बस प्रशासनिक राजधानी कहाँ पर है? प्रशासनिक राजधानी आपकी लखनऊ। न्यायिक राजधानी पूछता है तो न्यायिक राजधानी आप कहाँ पर बताएंगे? इलाहाबाद। न्यायिक राजधानी कहाँ? इलाहाबाद रहेगा। ठीक है, न्यायिक प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद रहेगा। अगर औद्योगिक राजधानी पूछता है तो औद्योगिक राजधानी आप मारेंगे कानपुर। अगर आपसे पूछ देता है साहित्यिक या धार्मिक राजधानी, साहित्यिक या सांस्कृतिक राजधानी, कुछ भी पूछ सकता है सांस्कृतिक, तो आप मारेंगे कहाँ? वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश की 4 राजधानियां हैं। मुख्यतः प्रशासनिक राजधानी ही पूछा जाता है लखनऊ, लेकिन एग्जाम में आपको प्रशासनिक राजधानी नहीं पूछता है, मिलान करने के लिए देता है। तो इन 4 राजधानियों को याद रखेंगे आप। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और लखनऊ से पहले यह राजधानी जो होता है 1920 तक ले, लगभग 21 तक ले जो होता है ये इलाहाबाद थी। ठीक है, इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई, और उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 से लेकर के अब तक जो होता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही रही। भौगोलिक पैरामीटर की बात करें तो ये 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तर तक ले है। देशांतरी विस्तार इसका जो होगा 77 डिग्री 31 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्व की तरफ होगा। उत्तर दक्षिण की विस्तार करें तो 240 किलोमीटर होगा। पूर्व से पश्चिम की विस्तार करें तो 650 किलोमीटर के रेंज में रखा गया है। भारत की जो मानक मध्य रेखा है वो मिर्ज़ापुर, ठीक है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, मानक। लेकिन कभी कभी मिर्ज़ापुर ना दे करके वो सीधे सीधे नैनी देता है। ठीक है, नैनी इलाहाबाद, वहाँ से मानक रेखा। लेकिन आप जो होता है मिर्ज़ापुर याद रखेंगे, होकर गुजरती है। पूरे देश के मानक रूप रेखा जो होता है यहीं से लिया गया है, मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो अगर मिर्ज़ापुर नहीं देगा तो आप नैनी मार देंगे, अर्थात नैनी से भी गुजरते हैं। तो अभी भी बहुत सारे विकल्प में लोग नैनी ही दे देते हैं, लेकिन जो मानक है वो आपका मिर्ज़ापुर ही है। ठीक है, आगे सीमाएं की बात करें तो देखेंगे भारत उत्तर प्रदेश की जो 8 राज्यों की सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार। एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है जो दिल्ली। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कहाँ? ये दिल्ली लगती है। इसका एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगता है, नेपाल। नेपाल जो होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है। ठीक है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश इसका होगा। उच्च न्यायालय कहाँ पर? लखनऊ है। देखिए खंडपीठ पूछेगा, इसकी बेंच। उच्च न्यायालय अगर पूछता है तो इलाहाबाद बताएंगे, प्रयागराज। अगर जो होता लखनऊ जो होता खंडपीठ इसका बनाएगा। ठीक है, बात करें 18 मंडल और 75 जिले हैं। संभाग पूछता है कितने संभाग हैं, तो 18 जो होता है इसके संभाग हैं। ठीक है, कितने संभाग हैं? 18 संभाग हैं और 75 जिले हैं। कानपुर, मेरठ और लखनऊ में मंडल में 6 जिले हैं, याद रखना। कहाँ पर? कानपुर, मेरठ, लखनऊ 6 जिले हैं। मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती और सहारनपुर मंडल में 3 जिले हैं। ठीक है, 3 जिले हैं। यहाँ पर 3 जिले हैं, यहाँ पर 6 जिले मिलेंगे। क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राज्य का सबसे अधिक जिला जो होता है लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी जो होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछा जाएगा तो हापुड़, याद रखिएगा हापुड़। सबसे बड़ा जिला अगर पूछा गया तो लखीमपुर खीरी, और सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो आपका हापुड़ मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर जो प्रधान अब तक जो होता है पूर्व भारत को जो होता है 6 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने अकेले दिए थे, 6 प्रधानमंत्री। यहाँ पर संसद सीटें देखेंगे 31 राज्यसभा की है, और लोकसभा की सीट की देखेंगे तो 80 लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा की सीट 80 है और राज्यसभा की सीट 31 सीट यहाँ पर रखी गई। विधानसभा की सीटें अगर देखा जाए तो 403 विधानसभा की है। ठीक है,
एक जो होता है सीट और है 404 जो उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। विधान परिषद सभा की सीटें देखी जाए तो 100 विधान परिषद सभा सीटें की सीटें, विधान परिषद सीटें कितनी संख्या है? 100। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर रखा गया। आगे देखेंगे हम। चलिए हम राजकीय चिन्ह को देख लेते हैं, इनके राजकीय चिन्ह क्या होते हैं। अब देखिए राजकीय चिन्ह आप ध्यान से देखेंगे, ये राजकीय चिन्ह आपका है। ठीक है, राजकीय चिन्ह को ध्यान से देखेंगे। उत्तर प्रदेश है, एक तीर धनुष है, यहाँ पर एक वृक्ष है, फिर इधर एक गंगा बह रही है, यमुना गंगा है। यहाँ पर जो होता मछली जो होता रोहू, कौन सी मछली इसमें दिखाई दे? रोहू, याद रखना मछली का नाम रोहू। चलिए प्रतीक के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें पढ़ लेते हैं। देखिए प्रतीक एक मुहर में लगी होती है जो प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के संगम को दर्शाती है। ठीक है, ये देखिए यमुना और इधर गंगा नदियों के संगम जो पौराणिक मत्स्य का एक जोड़ा है। ठीक है, पौराणिक में जो होता है मत्स्य जो होते हैं एक जोड़ा मत्स्य इसमें दिखाया गया है। हमने बताया ना रोहू मत्स्य। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे एक जोड़ी है। अवतार प्राणियों को से हिंदू पौराणिक कथावध प्रतिनिधित्व करते हैं। देखेंगे इसमें क्या है? धनुष, यहाँ पर देखेंगे तीर, धनुष और तीर की एक जोड़ी होगी जिसमें भगवान राम और अयोध्या के क्षेत्र को प्राचीन और सांस्कृतिक राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, सांस्कृतिक राजधानी का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें राष्ट्रीय चिन्ह देख रहे हैं जो ये धनुष बना हुआ है। ठीक है, ये अयोध्या और भगवान राम के जो होता है के बारे में जो होता बताती है, जो सांस्कृतिक और राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है यहाँ पर। और ये दो मछलियाँ हमने आपको बता दिया, ये दो मछली जो होती है ये रोहू मछलियाँ हैं। ठीक है, कभी कभी मछली पूछ देता है कि कौन सा उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में जो तक किस कौन सी मछलियाँ हैं, तो आपको बता दी ये रोहू मछलियाँ हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। राजकीय वृक्ष के बारे में अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश के जो राजकीय वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है ये अशोक का पेड़ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का है, जबकि भारत का राजकीय वृक्ष जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष अगर पूछता है तो आप बरगद है, लेकिन यहाँ क्या है? अशोक का पेड़ है। ठीक है, देखिए अशोक का ये पेड़ है, आप देखे होंगे। इसका वैज्ञानिक नाम सराका अशोका है। सराका अशोका इसका वैज्ञानिक नाम है। ये फलिया परिवार के जो होती है सीसाल्फी नियोडी जो होता है इसका उप परिवार जो होता है एक पौधा है, इस संबंधित एक पौधा से संबंधित। जो अशोक का पेड़ माना जाता है ये जो होता है शांति का प्रतीक माना जाता है, जो शांति का प्रतीक भी माना जाता है अशोक का पेड़ शांति का। ये इसे अक्सर मंदिरों के पास या पवित्र उपवनों में लगाया जाता है। ठीक है, स्कूल हुआ, मंदिर हुआ, ऐसे परिसर में जो होता है लगाए जाते हैं अशोक के पेड़। ये शांति का प्रतीक माना जाता है अशोक का पेड़। अगर हम बात करेंगे राजकीय पशु का, तो ये राजकीय पशु है, देख रहे हैं ये राजकीय पशु जो दिखाई दे रहा है राजकीय पशु, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु का नाम क्या? बारहसिंघा। ठीक है, इसे हम दलदली हिरण के नाम से भी जाने जाते हैं। कभी कभी जो होता है बारहसिंघा या दलदली हिरण के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है ओरोसिवर्स डुआ उसेली। ठीक है, डुआ उसेली, इसका डुआ उसेली जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर हम बात करें राजकीय वृक्ष का, सॉरी राजकीय पक्षी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो राजकीय पक्षी आप देख रहे हैं सारस है। ठीक है, इसे हम क्रेन भी कहते हैं, सारस या क्रेन राजकीय पक्षी। वैज्ञानिक नाम क्या? ग्रेसी एंटीगोन या ग्रस एंटीगोन। ठीक है, ग्रस एंटीगोन इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो कभी कभी इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ देता है, तो वैज्ञानिक नाम जो होता है ग्रस एंटीगोन होता है। और राजकीय पक्षी पूछता है सारस या फिर विकल्प में दिया रहेगा क्रेन, या आप देखे होंगे सारस या क्रेन। ठीक है, अगर हम बात करें राजपुष्प के, तो ये देखे रहे हैं राजपुष्प आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, मोटे मोटे फूल होते हैं, रेड कलर के दिखाई देते हैं, जिसका राजकीय पुष्प से पलाश कहा जाता है या टेंसू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पलाश या टेंसू, इसका वैज्ञानिक नाम बहुत बार पूछा गया है, समीक्षा अधिकारी या पीसीएस के एग्जामों में जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है इसका वैज्ञानिक नेम होता है। ठीक है, अगर हम बात करें राजकीय खेल के, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल होता है, अगर राजकीय खेल उत्तर प्रदेश के कहे या तो फिर भारत का भी राजकीय खेल हॉकी होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। ठीक है, क्या है? हॉकी खेल है। आगे देखेंगे हम। चलिए, ये तो आपका होगा भौगोलिक सीमाओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं।
इसके उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक सीमाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है। इधर देख रहे हैं आपको राजस्थान दिखाई दे रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ से यहाँ तक ले मध्य प्रदेश लगा हुआ, ठीक है। इधर बिहार है, इधर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इधर से इधर तक मध्य प्रदेश लगा हुआ दिखाई देगा आपको। और ऊपर देखेंगे हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, अर्थात नेपाल का ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इधर जो होता है उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड। अगर हम भौगोलिक सीमाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो उत्तर प्रदेश जो होता है 8 सीमाएं राज्य जो थे 8 राज्यों की सीमाएं लगाती हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। पड़ोसी देश कौन है? नेपाल, ठीक है। ये घिरा हुआ है, उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल से घिरा हुआ है, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, दक्षिण में देखेंगे तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है, और पूर्व में जो होता बिहार और झारखंड है, पश्चिम में जो होता हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है, ठीक है। उत्तर में क्या है? उत्तराखंड और नेपाल, और उत्तर पश्चिम में क्या है? उत्तर पश्चिम में जो होता है हिमाचल प्रदेश है, और दक्षिण में देखेंगे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, बिहार पूर्व में देखेंगे बिहार और झारखंड के, और पश्चिम में हरियाणा और दिल्ली है, हरियाणा और दिल्ली है, ये इनकी सीमाएं लगी हैं। चलिए साझा देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती जो थी पड़ोसी साझा जो करती हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में कौन, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश की लगती है, देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लगती, 11 जिला हैं मध्य प्रदेश से, कुल 11 जिला लगते हैं, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज और मिर्जापुर, ये 11 जिला। फिर बिहार में 7 जिला लगते हैं, बिहार से कौन कौन से जिला लगते हैं? सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज, ये जो होता है बिहार से लगते हैं। बहुत यारों में पूछा गया था उत्तर प्रदेश से बलिया से लगने वाले जो होता है कौन सा राज्य लगा? बिहार, ठीक है। नेपाल से देखेंगे, नेपाल से क्वेश्चन कई बार पीसीएस में पूछा गया। 7 जिला नेपाल से लगते हैं उत्तर प्रदेश के, 7 जिला। पहला महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ठीक है। ये 7 जिले जो होते हैं आपके किससे लगते हैं? नेपाल से। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगते हैं उत्तर प्रदेश की, पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय, उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं लगने वाले जिले का नाम बताना, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ठीक है। इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी कह सकते हैं। अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड जो होता है कब बना था? 9 नवंबर 2000 जो होता है उत्तराखंड जो होता है उत्तर प्रदेश से अलग किया बनाया गया था, ठीक है। इससे 7 जिले लगते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये 7 जिले जो होते हैं उत्तराखंड से लगते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। 7 जिले कैसे लगेंगे? उत्तराखंड से लगते हुए दिखाई देंगे। अगर देखेंगे हरियाणा में कौन से, हरियाणा में 6 जिले लगते हैं, सहारनपुर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और श्यामली। राजस्थान से सिर्फ 2 जिला है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान का, आगरा और मथुरा राजस्थान की सीमा साझा करती है। हिमाचल प्रदेश से 1 जिला सहारनपुर, झारखंड से 1 जिला सोनभद्र, छत्तीसगढ़ से 1 जिला सोनभद्र। देखेंगे अगर सबसे ज़्यादा राज्यों को सीमे वाला राज्यों को जो होता है सीमा कौन साझा करता है, तो आप मारेंगे कौन? सोनभद्र, ठीक है। राज्यों को सबसे ज़्यादा राज्यों को सीमा कौन साझा करता है? कौन सा जिला ऐसा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जो सबसे ज़्यादा राज्यों को सीमा साझा करता है? तब आप किसको मारेंगे? सोनभद्र को। दिल्ली से 2 जिले लगते हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये दिल्ली की सीमा लगती हैं। अगर हम देखें मध्य प्रदेश का से जो होता है कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा बनाता है, तो ये मध्य प्रदेश जो लगाता है वो अलग, ठीक है, वो अपना जो होता है ये यूपी पीसीएस का इतना स्टैटिक जीके नहीं है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट मार कर रख सकते हैं या लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर, ये इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं रखा जाता है, इसलिए आप इसे अपने पास जो होता है रख सकते हैं स्क्रीनशॉट मार करके।
आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको याद रखने की जो चीज़ है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया उन चीज़ों को याद रखना है आपको है, वहाँ हम बता रहे हैं क्या क्या आपको याद करना है। उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो तीनों ओर से जो होता है दूसरे राज्यों से घिरा हुआ है, तो मध्य प्रदेश से घिरा हुआ राज्य ललितपुर जिला। ललितपुर जो होता है किस लिए, यूरेनियम उत्खनन के लिए जाना जाता है, उत्पादन के लिए। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला अभी बताएं। सोनभद्र जिला जो होता है 4 राज्य की सीमाएं साझा करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा ये लग जाता है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला की सीमाएं कौन कौन है, सहारनपुर जिला के सीमाएं कौन है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, 3 जिले जो होते हैं सहारनपुर से लगता है उत्तर प्रदेश के। तो सबसे हमने बताया कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, तो आपको सोनभद्र मानना पड़ेगा, उसके बाद सहारनपुर मिलता है। ठीक है, 8 शहर जो होते हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, ठीक है, एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली शामिल हैं इसमें। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला ये जो था, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आरओ में आया था, आरओ और एआरओ का पेपर हुआ था, वहाँ ये क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है, तो सबसे पूर्वी जिला कौन है, बलिया। ठीक है, बलिया। सबसे पश्चिमी जिला कौन है, पश्चिमी जिला की बात करेंगे शामली। उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसे। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला श्यामली, उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो होता है लखीमपुर खीरी है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से पूछता है तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला जो होता है वो लखीमपुर खीरी है, 7,680 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला अगर पूछता है तो हापुड़ है, जो 660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, हापुड़। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ और सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। आगे देखेंगे, चलिए जनसांख्यिकी की बात करें, जनसांख्यिकी जनगणना 2011 की बात अगर हम करें तो पहले उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं। तो आपको बता दें, विश्व में पहली बार गणना तब आयोजित की गई थी जब फिनलैंड स्वीडन का हिस्सा था। ठीक है, कब, 1749 में। ठीक है, फिनलैंड किसका हिस्सा था, स्वीडन का हिस्सा था। तो पहली बार जो होता है जनगणना की गई थी 1949 में। इसके बाद ब्रिटिश भारत में जो था लॉर्ड मेयो 1871-72 में पहली जनगणना कराई थी। ठीक है, भारत में जो था पहले, ये अनियमित जनगणना थी। ठीक है, नियमित नहीं थी, अनियमित जनगणना थी। अगर पूछता है 1881 में लॉर्ड रिपन ने जो था जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाने वाली एक नियमित प्रक्रिया बना दी गई। ठीक है, कि 10 साल पर जो होता है आयोजित की जाती है ये जनगणना। कौन, किसके शासनकाल में, 1881 में लॉर्ड रिपन का। तो नियमित जनगणना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये पहला, जब पहली बार जनगणना आयोजित की गई थी जब फिनलैंड स्वीडन का हिस्सा था, ये अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है मेंस का पेपर में। ठीक है, मेंस का जो पेपर होगा वहाँ से क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। जनगणना 2011, ये देखिए 15वीं है और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना है। ठीक है, ये कुल मिलाकर आपको बता दिया जाए, जो जनगणना है कुल मिलाकर 15वीं ये जनगणना थी। ठीक है, कब से, जब से 1881 से नियमित जनगणना हुई थी। लेकिन अगर पूछता आज़ादी के बाद कौन थी तो आज़ादी के बाद जो था 7वीं जनगणना मानी जाती है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आयोजित की जाती है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के आंकड़े जो होते 31 मार्च 2011 को जारी किए गए थे। 2011 के रजिस्टर जनरल और जनगणना आयुक्त कौन थे, सी चंद्रमौली, इनका नाम याद कई बार पूछा गया है। 2011 के रजिस्टर जो थे जनरल और जनगणना आयुक्त किसे बनाया गया था, सी चंद्रमौली को, सी चंद्रमौली को।
जनगणना 1931 में अंग्रेजों द्वारा की गई अंतिम जात आधारित जनगणना थी। ठीक है, सबसे पहले जो होता है 1931 में जो होता है जात आधारित जनगणना किसने कराया था? अंग्रेजों ने कराया था 1931 में। जनगणना 2021 में 16वीं, आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना होगी। ठीक है, अगर 2021 में जनगणना होती तो हुई नहीं थी कोरोना काल कारण, लेकिन ये 16वीं थी और आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना होती। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से 18 भाषाओं को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 18 भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। 2011 की जनगणना के महत्वपूर्ण आंकड़े आपको बताने जा रहे हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला अगर हम देखें राज्य कौन है, यूपी की कुल जनसंख्या लगभग 19,98,12,341। लेकिन आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग इतना नहीं है, लगभग ये 23 करोड़ पहुंचने वाली है, पहुंच गई होगी लगभग। 21 करोड़ तो थी। ठीक है, 21 करोड़ जनसंख्या यहाँ की है, ये एक बार जान लीजिए, 21 करोड़। पुरुष की जनसंख्या इसमें 52.28% है, महिला की जनसंख्या 47.7% मानी जाती है। अगर हम बात करें एससी आबादी आपकी जो होता है 4,13,57,608 है, जबकि एसटी आबादी आपको जो होता है 11,34,273 है। ठीक है, एसटी आबादी जो मानी जाती है। भारत की जनसंख्या जो होती है 16.51% लगभग है। भारत की जनसंख्या का कितना? 16.5%। आबादी के लिहाज से देखें तो हम उत्तर प्रदेश प्रथम है, फिर इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद बिहार। ठीक है, आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, इसके बाद महाराष्ट्र है, इसके बाद बिहार का है। आगे देखेंगे 10 की अगर वृद्धि दर देखा जाए 2011 की तुलनात्मक अध्ययन करें हम भारत सहित, 10 की वृद्धि देखा जाए तो भारत में पूरे जो होता है 17.7 थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में 20.23% मानी जाती है। शहरीकरण की बात करें तो भारत के पूरा होगा 31.15, जबकि उत्तर प्रदेश के 22.28%। जनसंख्या घनत्व को देखा जाए तो पूरे भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है, जबकि उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर बसते हैं, और पूरे भारत में देखा जाए तो 382 वर्ग किलोमीटर पर है। लिंगानुपात देखा जाए तो भारत के लिंगानुपात 943 होगा, 943, जबकि उत्तर प्रदेश का 912 होगा। देखिए दोनों एक साथ में रखा गया जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर बाल लिंगानुपात देखा जाए तो भारत का 918 है, लेकिन उत्तर प्रदेश का उसमें 902 माना जाता है। साक्षरता दर की अगर हम बात करें, साक्षरता दर तो 74.04% जो होता है भारत की साक्षरता है। उत्तर प्रदेश की बात अगर करते हैं सर 67.7% मानी जाती है। पुरुष साक्षरता 82 है, जबकि उत्तर प्रदेश का 77.28% मानी जाती है। महिला साक्षरता पूरे भारत में जो होता है 65.54% है, जबकि उत्तर प्रदेश में जो होता है 57.18% महिला है। इतनी साक्षरता होती है, लेकिन ये आंकड़ा जो होता है और बढ़ के मतलब बढ़ा है। ठीक है, आगे देखेंगे जनसंख्या के अनुसार जिले की अगर रैंकिंग देखी जाए जनसंख्या के, तो आपको बता दें को आपको सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है वो इलाहाबाद में पाई जाती है, प्रयागराज में। शीर्ष 5 सबसे अधिक आबादी वाले जिले हैं प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, फिर लखनऊ। याद रखना, सबसे ज़्यादा प्रयागराज, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़ आता है, फिर लखनऊ होता है। लखनऊ की जनसंख्या आजमगढ़ की जनसंख्या से कम है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला अगर जिला देखा जाए तो महोबा, महोबा सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, महोबा। ठीक है, न्यूनतम 5 आबादी वाले जिले जो होते कौन है? महोबा है, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। ये एक सबसे कम आबादी वाले जिले हैं। ठीक है, कौन कौन? महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। अगर हम बात करते हैं साक्षरता आधारित जिले की रैंकिंग अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला, तो सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर सबसे साक्षर जिला है। शीर्ष 5 साक्षरता वाले जिले कौन है? जेबी नगर अर्थात गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर आता है, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद। ठीक है, औरैया, इटावा, गाजियाबाद सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर, फिर औरैया, इटावा और गाजियाबाद। अगर न्यूनतम साक्षरता वाले जिला बात करें तो श्रावस्ती न्यूनतम है, श्रावस्ती है, फिर बहराइच है, फिर बलरामपुर है, फिर बदायूं है, फिर रामपुर है। ठीक है,
सबसे ज़्यादा न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है? श्रावस्ती। फिर इसके बाद बहराइच, इसके बाद बलरामपुर, इसके बाद बदायूं, इसके बाद रामपुर। अगर हम बात कर देते हैं कि जनसंख्या घनत्व की, अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा, तो उच्चतम जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ? गाजियाबाद, 3,971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद वाराणसी है, इसके बाद लखनऊ है। ठीक है, वाराणसी फिर लखनऊ। अगर न्यूनतम की बात करें तो ललितपुर केवल 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सोनभद्र है, उसके बाद हमीरपुर। ठीक है, सबसे कम सोनभद्र, सोनभद्र के बाद 270 पर ललितपुर, फिर सोनभद्र, फिर हमीरपुर। यह न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के मामले में बताया गया है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं, लिंगानुपात में चलिए, तो उच्चतम लिंगानुपात कहाँ पर? सबसे ज़्यादा जौनपुर है, फिर आजमगढ़, फिर देवरिया। पहले आजमगढ़ था, फिर जो होता है जौनपुर था, लेकिन अब जौनपुर है 1024 महिला 1000 प्रति व्यक्ति पर, फिर आजमगढ़ है 1019, फिर देवरिया है। ठीक है, अगर न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत, हमीरपुर। अगर शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं, उच्चतम जो होता है बलिरामपुर 950, न्यूनतम 841 बागपत। ठीक है, उच्चतम कौन है? शिशु लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात में जो होता है बलरामपुर है, इसके बाद जो होता है बागपत 841। चलिए SC ST के बारे में जान लेते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में अगर हम बात करते हैं, SC और ST के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन है? सीतापुर। सीतापुर जो होता है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। अनुसूचित जनसंख्या वाले जिलों की रैंकिंग में देखेंगे, सीतापुर, प्रयागराज है, फिर हरदोई है सबसे ज़्यादा। सबसे कम अनुसूचित जो जाति जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो बागपत है, सबसे कम यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला कौन है? सोनभद्र। ठीक है, जनजातियाँ ST सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है। अनुसूचित जनजाति जो होता है जनसंख्या की अगर रैंकिंग देखा जाए तो सोनभद्र, बलिया और देवरिया, ये जो होता है सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला कौन है? तो बागपत। बागपत में सबसे कम SC ST पाए जाते हैं। चलिए शहरी ग्रामीण की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। शहरी ग्रामीण की बात अगर हम कर लेते हैं तो गाजियाबाद शहरी जनसंख्या प्रतिशत में सबसे अधिक है। याद रखना, सबसे ज़्यादा शहरी जो होता है जनसंख्या में जो होता है गाजियाबाद है, जो 67.6% आबादी जो होती है यहाँ पर शहरी क्षेत्र है। इस गाजियाबाद के बाद जो होता है लखनऊ है, इसके बाद कानपुर नगर, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर मेरठ आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहला नंबर पर गाजियाबाद है, फिर लखनऊ है, फिर कानपुर नगर है, इसके बाद गौतम बुद्ध नगर है, फिर इसके बाद मेरठ है। और देखा जाए श्रावस्ती, देखिए क्या करे जाता है। श्रावस्ती सब शहरी आबादी में प्रतिशत में सबसे कम है, केवल यहाँ शहरी आबादी 3.5% लोग शहरी आबादी है। ठीक है, केवल 3.5% लोग होते हैं। करने का मतलब 100 में केवल 4 लोग जो होते हैं शहरी रहते हैं और सब देहाती 96। ग्रामीण जनसंख्या की रैंकिंग देखा जाए तो श्रावस्ती सबसे ज़्यादा ग्रामीण रहती है, फिर कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ की बात करते हैं। अगर देखा जाए 10 की वृद्धि दर देखा जाए 2001 की 11 में, तो गौतम बुद्ध नगर जो था 49.1% 10 की वृद्धि दर में। इसके बाद गाजियाबाद आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर किस में रही देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती। कानपुर नगर जो होता है सबसे कम वृद्धि दर रही। 10 की वृद्धि दर देखा जाए कानपुर में तो 9.9% के साथ सबसे कम है। अगर हम देखें धर्म के आधार पर जनसंख्या, तो सबसे ज़्यादा हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध। याद रखना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फिर बौद्ध। ठीक है, अगर हम देखा जाए जनगणना की अगर बात करते हैं, यूपी में जनजातियों के बारे में अगर बात करते हैं, तो चलिए जनजातियों के बारे में जो होता है चर्चा हम तो जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसकी चर्चा जो होता है कल करते हैं। ठीक है,
कल आपको पार्ट नंबर 2 में उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे।